हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी की हिस्ट्री का 9 चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। पिछली वीडियो में हमने अच्छे से कवर किया कि एंशियंट टाइम में विलेजेस कैसे हुआ करते थे, एंशियंट टाइम में ट्रेड किस तरीके से हुआ करता था। हमने ये भी जाना कि आयरन कैसे डेवलप हुआ, कुछ कॉइन्स वगैरह के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। हमने राइजिंग सिटीज़ और यू कैन से हाँ कुछ टाउन्स वगैरह के बारे में पढ़ा, जैसे कि मथुरा एंड ऑल। फर्दर हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कुछ जो एम्पायर्स थे साउथ में, जैसे कि चोलास, चेरास एंड पांड्यास, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, कैसे किंगडम्स, कैसे राजाज एंड ऑल बेसिक चीज़ें, ठीक है। फर्दर हमने पढ़ा सतवाहनास के बारे में कि सतवाहना एम्पायर साउथ में किस तरीके से फ्लरिश किया, क्या क्या क्वालिटीज़ थी उसके उस एम्पायर की। सी इस वीडियो में हम और नए नए एम्पायर्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बेसिक अगर हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बताने लगूँ, एक वन ऑफ द यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर कौन सा था? मौर्यन एम्पायर। जैसे ही मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो, ठीक है, यू कैन से ऐसे एकदम तो नहीं ख़त्म हो गया कि भाई आज जैसे स्विच आपने ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया तो मौर्यन गायब एम्पायर गायब होगा। मौर्यन एम्पायर कैसे गायब हुआ होगा? कुछ नए नए किंगडम्स राइज करना स्टार्ट कर गए होंगे, तो उस वजह से मौर्यन की जो किंग्स है उन्हें डिफीट कर दिया गया होगा। तो उसी स्टोरी को मैं थोड़ा बहुत आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही मौर्यन एम्पायर थोड़ा वीक होने लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ में सतवाहनास डेवलप होने लग गए थे, ठीक है, फ्लरिश होने लग गए थे। सतवाहनास कौन से, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, ठीक है। साउथ में और जैसे डेक्कन रीजन में सतवाहनास बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फोर्स बन गए थे। फर्दर जो ये मगधा वाला एरिया था, जो बिहार वाला एरिया था, बिहार वाला एरिया में एक नई तरह के यू कैन से एक एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था। उसका कौन सा क्या नाम था? उसका नाम था सुंघास, ठीक है। सुंघास का जो एम्पायर है वो यू कैन से बिहार वाले यू कैन से बिहार, झारखंड और यू कैन से मगधा वाले एरिया में वो फ्लरिश होने लग गया था। फर्दर इफ़ यू गो टू दिस अफगानिस्तान और यू कैन से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे कुशानास डेवलप कुशानास यू कैन से पावरफुल होने लग गए थे, ठीक है। कुशानास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यू कैन से पॉलिटिकल पावर रखने लग गए थे एट दैट टाइम, ठीक है। अब हमने 3 एम्पायर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आफ्टर मौर्य कौन 3 मेजर यू कैन से किंगडम्स आए थे? फर्स्ट आए थे सतवाहनास, जो कि डेक्कन में थे। फिर कौन आए थे? फिर आए थे सुंगास, ठीक है। सुंगास कहाँ? बिहार वाले एरिया में आए थे। थर्ड हमने पढ़ा कि जो कुशानास थे, कुशानास कहाँ यू कैन से डेवलप होना स्टार्ट कर गए थे? नॉर्दर्न इंडियाज़ के पास, इंडिया के पास, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये बुक में दिया, ये बुक में नहीं दिया, बट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे ही मौर्य खत्म हुआ, मौर्यन एम्पायर खत्म हुआ, उसके बाद कौन से 3 किंगडम्स छोटे छोटे आ गए वहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको आपसे पूछूंगी क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम्स थे? मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं थे। नीदर वॉज सुंगा वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो कुशानास स्ट्रॉन्ग थे, बट कुशानास बाद बाद में वीक हो गए थे, ठीक है। फर्दर टॉकिंग अबाउट दिस सतवाहनास, सतवाहनास को भी रिप्लेस कर दिया था वकाटकास ने। आप कहोगे सर ये वकाटका क्या है? वकाटका भी यू कैन से, जो आपने देखा ना सतवाहनास, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जो वो सतवाहना एम्पायर था, वहाँ पे एक नया यू कैन से एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था जिसका नाम था वकाटका। अब उसकी कितना बड़ा एम्पायर था, कितनी बड़ी बाउंड्रीज थी, एग्जैक्टली वही थी जो सतवाहनास की थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। बट आप इतना याद रखो कि वहाँ पे वकाटकास डेवलप हो गए थे। कहने का मतलब जो ये एम्पायर्स थे आफ्टर मौर्यन एम्पायर, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं थे इसका क्या मतलब है? अब एक यू कैन से एक नया एम्पायर राइज होगा, ठीक है। वो कौन सा एम्पायर था? वो था गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अब मैंने आपको पूरी राम कहानी, राम कथा बता दी कि भाई क्या क्या होना, क्या क्या था बीच वाले टाइम पीरियड में, मौर्यन और गुप्ता के बीच में क्या क्या हुआ था, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी था ताकि आपके बेसिक और फंडामेंटल्स क्लियर हो, ठीक है। यू कैन मेक नोट्स, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, आप एक बार और रिपीट करके एक बार थोड़ा नोट्स बना सकते हैं, और यू कैन जस्ट यस नोट डाउन एवरीथिंग, जो सब कुछ मैंने आपको बताया, थोड़ा आपके बेसिक और फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। टॉकिंग अबाउट गुप्ता, ठीक है। सबसे पहले मौर्यन एम्पायर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर, ठीक है। मौर्यन एम्पायर के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर कौन सा रहा था? वो गुप्तास का था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर आपने देखा पूरे इंडिया में फैल रखा था, उसी तरीके से गुप्ता भी काफ़ी हद तक पूरे इंडिया में फैल चुका था। मैंने कहूँगा बहुत ज़्यादा फैल चुका था, बट वो सम एक्सटेंट आफ्टर मौर्यन एम्पायर, एक जो एम्पायर जो बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाया था अच्छे से, और एक से बहुत पावरफुल था, वो गुप्ता ही था, और स्टेबल भी। ओके, सो लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट यू कैन से स्टोरी। एज यूजुअल हमारी जो एनसीईआरटी में स्टोरीज दी होती है, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। नाउ दिस बॉय इज नेम्ड अरविंद, ठीक है। अरविंद को कहा जाता है कि भाई सी अरविंद के स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, ठीक है। एनुअल फंक्शन में क्या होता है भाई? आपको प्ले वगैरह होते हैं, उसमें आपको कोई रोल दिया होता है कि आपने कोई किंग बनना है, किसी को बोलेंगे आपने ये बनना है, आपको मिनिस्टर बनना है, वेटर बनना है, या कोई डांस वगैरह होता है। तो इस तरह का एनुअल फंक्शन होता है, यू माइट नो अबाउट इट, ठीक है। उस एनुअल फंक्शन में अरविंद को रोल दिया जाता है एक किंग का,
ठीक है। अरविंद को बहुत अच्छे लग्जूरियस कपड़े पहनाए जाते हैं जो यूजुअली राजास वगैरह पहनते हैं। अरविंद को एक क्राउन पहनाया जाता है, जैसे आप देख पा रहे होगे, एक मुकुट पहनाया जाता है, राजमुकुट पहनाया जाता है। अरविंद को कहा जाता है कि भाई आगे ना एक यू कैन से आपके लिए एक शासन बना है, और आई वुड से आपके लिए एक रॉयल चेयर रखी हुई है, ठीक है। और यू कैन से राज्य का जो वो नहीं होता सिंहासन होता है वो रखा है, एक रॉयल चेयर रखी है। तो उसके ऊपर जाके आपने बैठ जाना है, ठीक है। अरविंद भी चल जाता है, मज़े से बैठ जाता है। फिर अरविंद को कहा जाता है भाई सुन, ये वीणा पकड़। वीणा क्या है? ये गिटार टाइप, ठीक है। वीणा है इज अ गिटार टाइप। अरविंद बीइंग अ राजा प्लेइंग आई मीन प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ राजा, अरविंद को कहते हैं उस चेयर पे जाओ और ये जो वीणा है इसको प्ले करना स्टार्ट कर दो। ये जो इंस्ट्रूमेंट गिटार टाइप डिवाइस है इसको प्ले करना स्टार्ट कर दो, साथ में पोएट्री बोलो। अरविंद वॉज क्वाइट शॉक्ड। अरविंद को लगा यार मैं राजा हूँ भाई, राजा क्यों कोई म्यूजिक बजाएगा भाई, राजा राजा क्यों पोएट्री गाएगा, ये राजा का काम नहीं होता है, ठीक है। अब यही चीज़, यही जो आपको देख पा रहे हो ना अरविंद के मुंह में, जो एक बहुत बड़ा शॉक है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या रोल दे दिया मुझे, एकदम ही बोल दिया कि अब पोएट्री और ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने लग जाओ। यही क्वेश्चन आपके मन में भी होगा कि भाई कौन सा राजा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कौन सा जो राजा वो पोएट्री बोलता है। अब टू योर शॉक, इंडिया की हिस्ट्री में एक वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ यू कैन से इंडिया वाज काइंड ऑफ अ पर्सन जिसे वीणा बजाने का शौक था। वीणा क्या है? जो गिटार आप देख पा रहे हो, थोड़ा इंडियनाइज्ड गिटार, ठीक है। मैं बेसिक लैंग्वेज, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग वीणा, बट आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए, ठीक है। दिस इज़ द डिवाइस, दिस इज़ द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नोन एज वीणा। तो जो ये वीणा है, जो एक राजा है, उन राजा का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजा को ये वीणा बजाने का बहुत शौक था, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ही वॉज अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन इफ़ वी टॉक अबाउट दिस वीणा, ठीक है। और उन्हें पोएट्री का भी बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो पोएट्री भी, यू कैन से पोएट्री भी लिखते थे और डिसाइड करते थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे जो आपके मन में हो गए, जैसे जब आपने ये स्टोरी सुनी होगी कि भाई राजा उस पर म्यूज़िक बजा रहा है, अ म्यूजिशियन किंग, क्या कोई राजा सही में म्यूजिशियन हो सकता है? हु वॉज दैट? कौन था वो राजा जो म्यूजिशियन था? ही वंडर्ड। कौन वंडर्ड करता है? ये जो बच्चा है अरविंद, ओके। सो अब हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर कितना बड़ा था, ठीक है। गुप्ता एम्पायर का एक्सटेंट भी उतना बड़ा तो नहीं था जितना मौर्यन एम्पायर का है, बट टू सम एक्सटेंट तो काफ़ी हद तक अच्छा, यू कैन से अच्छा एक्सटेंड था इस एम्पायर का, काफ़ी बड़ा एम्पायर था ये। जैसे कि आप देख पा रहे होगे गुप्ता एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, थोड़ा यहाँ पे अफगानिस्तान और कश्मीर वाला एरिया, और नीचे आप देख पा रहे होगे कांचीपुरम तमिलनाडु तक, ठीक है। तो दिस वाज बेसिक, यू कैन से इमेज आप इमेजिन कर सकते होगे कि ये आपके यू कैन से गुप्ता एम्पायर था, ओके। Precious and what they tell us. First heading, or you can say first topic of your chapter, that is precious and what they tell us. अब पहली बात, ये प्रशस्तीज होती क्या है, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, अब इस प्रशस्तीज में लिखा क्या गया था, ठीक है। बिफोर हॉपिंग ऑन टू प्रशस्तीज, हम थोड़ा बहुत बेसिक जानने वाले हैं कि कौन क्या एम्पायर, किस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, ठीक है। जिस गुप्ता एम्पायर के बारे में हम इतना बात कर रहे हैं, हम बस उसी गुप्ता एम्पायर के बारे में थोड़ा कनेक्ट करेंगे कि प्रशस्तीज और गुप्ता एम्पायर का क्या रिलेशन था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, समुद्रगुप्त, ये जो भाई साहब है, आई डोंट नो व्हाई उनकी पिक्चर थोड़ी ब्लर आ रही है यहाँ पे अभी। सी, दिस गाय इज समुद्रगुप्त, ठीक है। डायनेस्टी क्या है इनकी? गुप्ता एम्पायर। ऑफ कोर्स ये गुप्ता एम्पायर के रूलर थे समुद्रगुप्त। नोन फॉर अ प्रोमिनेंट रूलर, सेलिब्रेटेड फॉर हिज मिस्ट्री, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट। ये जो समुद्रगुप्त थे, इनकी किस लिए फेमस है? पहली बात, जिस तरीके से इन्होंने अपनी मिलिट्री को ऑर्गेनाइज कर रखा था, कितना पावरफुल एम्पायर बना रखा था, एक्सपैंड किया था, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, कल्चर, ये किस तरीके से कल्चर सेलिब्रेट करते थे उसके, लेकिन से कितने कल्चरल आदमी थे ये, ठीक है, जैसे ही वीणा प्ले कर रहे हैं ऑल। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट, कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से फैल रखा था, ठीक है। ये सब चीज़ें, और लेकिन से किस तरीके से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रखा था एट दैट टाइम, ठीक है। ओके, सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ठीक है। हमें कैसे पता कि जो समुद्रगुप्त नाम का कोई रूलर था, हमें कैसे पता कि समुद्रगुप्त के पास कोई अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, हमें कैसे पता कि समुद्रगुप्त के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी? कहीं तो लिखा होगा। अब जिस जगह लिखा गया था उन्हें क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन, जैसे हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, ठीक है। अभी इंस्क्रिप्शंस कहाँ हो रखे हैं? पहली बात तो, ठीक है, इट इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक अशोका का पिलर था, मैंने आपको आई थिंक अशोका वाले चैप्टर में अच्छे से बता रखा है कि कैसा अशोकन पिलर्स में क्या लिखा हुआ था, उसमें भी अशोका के बारे में लिख रखा था। बस उसी पिलर में समुद्रगुप्तन में ने भी कुछ एडिशंस करा दिए और अपने बारे में लिखवा दिया, ठीक है। रिटन एज अ काव्य, अ पोएटिक वर्क बाय हर्ष सेना। अब इसमें डायरेक्ट तो लिखा नहीं था कि भाई इस डेट को राजा ने ये अटैक किया, या राजा के पास इतने नंबर की मिलिट्री थी। वहाँ पे पोइट्री लिखी हुई थी। किस तरीके से पोइट्री लिखी हुई थी? अब ये पोइट्री लिखी किसने थे? पहली बात, इस नेम को अच्छे से याद करो, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर्ष सेना। ये जो हर्ष सेना एक पोएट है,
सी कोर्ट पोएट है। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा ना कई सारे वीडियोस में जो राजा होता है, राजा के साथ बहुत सारे मंत्री वगैरह बैठे होते हैं, ठीक है। राजा का जो दरबार होता है उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स टाइप मंत्री बैठे होते हैं। अब उन मंत्रियों में से भी एक एक जो समुद्रगुप्त है उन्होंने रखा हुआ था एक आदमी, उसे कहते थे कि यू आर अ कोर्ट पोएट, ठीक है। आप जो मेरे दरबार में बैठे हो, आपका बस ये काम है कि आप पोएट्री लिखोगे। पोएट्री किसके बारे में लिखोगे? आप मेरे बारे में लिखो, आप हमारे एम्पायर के बारे में लिखो, बस आप पोएट्री लिखो। क्यों? इन भाई साहब को क्योंकि पोएट्री का शौक था, और शौक बड़ी चीज़ होती है, तो उन्होंने एक आदमी रख दिया कि भाई आप सिर्फ पोइट्री पोइट्री लिखोगे, ठीक है। अब इन भाई साहब का क्या नाम था जिनकी अभी हम बात करें, इनका नाम था हर्ष सिन्हा, ठीक है। ये बस पोइट्री लिखते थे आके, ठीक है। हर्ष सिन्हा वॉज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर इन समुद्रगुप्ता's कोर्ट। मैंने कहा नहीं, जो समुद्रगुप्त का दरबार लगता था उसमें ये जो हर्ष सिन्हा एक मिनिस्टर थे और पोएट थे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जैसे मान लो मैंने आपको बताया अशोकन पिलर में जो सारी तारीफ रखी हुई है और समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है, वो किसने लिखा है? वो हर्ष सिन्हा ने लिखा है। हर्ष सिन्हा ने किस तरीके से लिखा है? हर्ष सिन्हा ने पोएट्रीज लिखी है, ठीक है। पोएट्री में मान लो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा होगा कि भाई मान लो समुद्रगुप्त गुप्त एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, समुद्रगुप्त के पास 1 लाख सोल्जर्स थे, तो वो डायरेक्टली नहीं लिखा है। तो तो जो हर्ष है ना उसने कैसे लिखा, कैसे लिखा होगा, कुछ एक पोएट्रिक तरीके से, कि जो समुद्रगुप्त की आर्मी है वो इतनी बड़ी है जितनी कोई रिवर होगी, या जितना कोई यू कैन से इतनी बड़ी है जितने यू कैन से हाँ रिवर होगी, या कुछ ऐसे एग्जाम्पल की तरह कि जितना बड़ा फॉरेस्ट है उससे बड़ी तो हमारे पास आर्मी है, कुछ एक यू कैन से एक पोएम में जो एग्जैजरेशन किया जाता है और हाइपरबोल का यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को यू कैन से इंक्लूड करके एक अच्छी पोएटिक वे में उसने बता रखा है कि क्या हिस्ट्री थी उस टाइम की, ठीक है। कौन है ये? हर्ष सेना, ओके। प्रशस्तीज, अभी प्रशस्तीज क्या चीज़ है, मीनिंग क्या नाम है, सी प्रशस्तीज का लिटरल मीनिंग क्या है? सी प्रशस्ति फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ संस्कृत वर्ड। जब आप उसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो उसका क्या मतलब होता है? इन प्रेज ऑफ, ठीक है। तारीफ, तारीफ, प्रशस्ति इज इक्वल टू तारीफ। अब आप एग्जाम्पल में डायरेक्ट नहीं लिख सकते प्रशस्ति इज इक्वल टू तारीफ, यू हैव टू राइट दिस संस्कृत, इट इज संस्कृत फॉर इन प्रेज ऑफ, ठीक है। इन प्रेज ऑफ मतलब समुद्रगुप्त की तारीफ में प्रशस्ति, मतलब समझ गए हो ना आप प्रशस्ति का क्या मीनिंग हुआ, सिग्निफिकेंस, ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। स्पेशल इंस्क्रिप्शंस praise the rulers became more prominent during the Gupta ruler, ठीक है। earlier examples include the rulers like the Gautamiputra Shri Satkani। कहने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, जो प्रशस्तिस है इसमें क्या होता था, इसमें जो राजा है, जो महाराजा है, उसकी तारीफ लिखी होती, प्रेज लिखा होता था, ठीक है। फर्दर ये जो प्रशस्ति का कल्चर है, प्रशस्ति लिखने का, पोएट्री लिखने का, ये और यू से इंस्क्रिप्शंस टाइप लिखने का, ये कहाँ पर कब ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ था? ये जब हमारे समुद्रगुप्त आए थे, और यू से जब ये गुप्ता एम्पायर स्टार्ट हुआ था, तब ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई थी। अब पहले भी ये लिखी जाती थी, एक एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकानी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इनके बारे में। सी ये इनकी भी प्रशस्ति लिखी गई है, बट जो ये प्रशस्ति लिखने का यू कैन से कल्चर है, ये ज़्यादा समुद्रगुप्त और यू कैन से टू बी स्पेसिफिक गुप्ता एम्पायर के टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में प्रशस्ति लिखी हुई है, जो इलाहाबाद पिलर में कुछ लिखा गया है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सेलिब्रेट समुद्रगुप्ताज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड द कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा तारीफ लिखी गई है कि समुद्रगुप्ता की कितनी अच्छी मिलिट्री थी, समुद्रगुप्ता ने कितने कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, ठीक है। इट हाईलाइट्स द गुप्ता ट्रेडिशन ऑफ ग्लोरीफाइंग रूलर्स थ्रू आर्ट एंड इंस्क्रिप्शन। सी इसमें क्या चीज़ बताई गई है, जो ये इंस्क्रिप्शन है ये आपको एक और चीज़ बताती है कि भाई जो हमारे गुप्ता रूलर थे वो कितने यू कैन से कितने ग्लोरियस लीडर्स थे। इन्होंने जो आर्ट वगैरह है, आर्ट आर्ट यू कैन से कुछ स्कल्पचर्स बनाए हो गए, कई टेम्पल्स टाइप कंस्ट्रक्ट किए हो गए, इसके जो अचीवमेंट है ये कितने बड़े थे उन रूलर्स के, ठीक है। इन सब बेसिक चीज़ों के बारे में बता रखा है इलाहाबाद प्रशस्ति में, ठीक है। कल्चर यू कैन से मेनली यू कैन से आर्टिस्टिक चीज़ों के बारे में, एंड फर्दर हाँ मतलब आर्टिस्टिक और मिलिट्री चीज़ें वर द प्राइमरी वंस जो उस टाइम लिखी गई थी। समुद्रगुप्ता प्रशस्ति, अब समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति है, टू बी स्पेसिफिक समुद्रगुप्ता की, उसमें क्या क्या चीज़ लिख रखी है। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता प्रशस्ति टेल अस। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। द पोएट प्रेज द किंग इन द ग्लोइंग टर्म्स, ठीक है। इसमें जो पूरी यू कैन से समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, इसमें बस किंग की तारीफ लिखी गई है कि किंग कितना अच्छे थे, ठीक है। किसने लिखी है? हरीश सेना ने, अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल्स, हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ द पोएट्स, कि ऐसा रूलर जो कि एक वॉरियर है, जिसने बहुत सारे यू कैन से लड़ाइयाँ जीती है, एक ऐसा रूलर जिसने यू कैन से जो बेस्ट पोएट्री लिखता है नॉल, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड्स। एक और उस जो पोएम है यू कैन से प्रशस्ति, इसमें एक और चीज़ लिखी गई है, जो हमारा समुद्रगुप्त है वो भगवान के समान है बिल्कुल, ठीक है। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, ठीक है। ये बहुत लंबा सेंटेंस में लिखी गई है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। अब देखो प्रशस्ति में एक सेकंड को मैं आपको ना पहले पढ़ा देता हूँ एक प्रशस्ति, ठीक है।
इज इट यूजफुल और नॉट, आई डोंट नो, यू नेवर नो, टीचर पूछ ले, बट यू कैन से थोड़े मजे के लिए हम पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। समुद्रगुप्ता द वॉरियर, ठीक है, समुद्रगुप्ता की तारीफ एज अ वॉरियर, ठीक है, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of marks of the hundreds of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, what is this, barbed darts, swords, कहने का मतलब बताऊंगा बस बेसिक सा। इसमें एक चीज़ लिखी गई है, जो हमारा समुद्रगुप्त है उनकी बॉडी में बहुत सारे मार्क्स है। कौन से मार्क्स है? जैसे मान लो आपको कट वगैरह लगता है, यू कैन से लड़ाई के वक्त जो आपको जख्म टाइप लगे होते हैं, यू कैन से कुछ कट्स लगे होते हैं, उसकी जो यू कैन से उसको कहा है कि कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। एक राजा इतना स्ट्रांग है, उसकी बॉडी में इतने सारे कट्स लग रखे हैं, ये क्या आपको सिंबलाइज करता है कि ये राजा बहुत ज़्यादा वॉरियर, मतलब यू कैन से बहुत ज़्यादा ब्रेव वॉरियर टाइप है, राइट। सो बेसिक चीज़ है, थोड़ा मैंने आपको हिंट टाइप दे दिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, व्हाट इज दिस, ठीक है। ये पहली बात तो एक मैप है, इस मैप को थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये जो ये इनर पार्ट है, ये इस इनर पार्ट को क्या कहा जाता था? दिस इनर पार्ट वाज नोन एज आर्यवर्ता द किंगडम, लेकिन से आर्यवर्ता रीजन, जहाँ पे कितने सारे रूलर्स थे, यहाँ पे अराउंड अबाउट 9 रूलर्स थे, बाकी हम आगे जाएंगे इसके ऊपर। अब कहने का मतलब बताऊंगे इस पूरे मैप का, ये पूरा मैप आपको ये शो करेगा कि जो यू कैन से गुप्ता रूलर्स है वो किस तरीके से राइज किए थे, ठीक है। पहली बात, गुप्ता का राइज कहाँ से हुआ था? अगर मैं आपको बेसिक बता दूँ, ये पाटलिपुत्र, ये कुछ इसी एरिया से गुप्ताज ने एक्सपैंड करना शुरू किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटू सा एम्पायर पहले स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पे, नोन एज गुप्ता एम्पायर। फर्दर इसने पूरा का पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया था, ठीक है। बेसिकली हम ये जानने वाले हैं कि किस किस तरीके से ये एम्पायर को कैप्चर किया गया था इन द नेक्स्ट, यू कैन से नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। हरीश सना डिस्क्राइब द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्ता's पॉलिसी टुवर्ड्स देम। अब जो ये आपका जो हमारा जो एक प्रशस्ति है जो हरीश सेना ने लिखी थी, वो हमें ये चीज़ बताती है कि समुद्रगुप्ता ने किस तरीके से एक्सपैंड किया था और किस तरीके के रूलर्स को हराया था उस टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रूलर्स ऑफ द आर्यवर्त, द एरिया शेडेड ऑन द ग्रीन मैप, जो ये ग्रीन एरिया, इसे आर्यवर्ता रीजन कहा जाता था, ठीक है। इस आर्यवर्ता रीजन में 9 रूलर्स थे, 9 राजा होते थे उस टाइम पे, ठीक है। हु वर अप्रूटेड, जिनको बुरी तरीके से हराया गया था। किसने? गुप्ताज ने। जो गुप्ता एम्पायर के जो लीडर्स थे, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से हराया था, और गुप्ता एम्पायर में भी टू बी स्पेसिफिक, समुद्रगुप्त ने इन्हें बहुत ब्रूटली हराया था। और यू कैन से गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड किया था। कौन से? आर्यवर्त रीजन में। कितने रूलर्स हराए थे? 9 रूलर्स हराए थे। किसने हराए थे? समुद्रगुप्ता ने हराए थे, ठीक है। द रूलर्स ऑफ द दक्षिण पथा। अभी दक्षिण पथा कौन सा रीजन है? ये जो ये पिंक में, वेट, नो नो नो, दक्षिण पथा इज दिस रीजन, ये दक्षिण में, दक्षिण में इन द सेंस साउथ में। अभी दक्षिण में जो डॉट्स है, ये क्या चीज़ बताते हैं? जो साउथ के जिनसे किंगडम्स है, उनके जो कैपिटल सिटीज़ होती है, ठीक है, राजधानी जो होती है किसी भी एक किंगडम की, एक देश की, वो है ये सारे डॉट्स, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ था? अब जो समुद्रगुप्त है, पहले तो उन्होंने ये कैप्चर कर दिया, फिर उन्होंने साउथ में ये वाला एरिया भी कैप्चर कर दिया था, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण पता, हियर देयर वर द 12 रूलर्स, सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है ना, रेड डॉट्स में कैपिटल्स मार्क कर रखी है। ओके, दे सरेंडर टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन एलोकेटेड देम टू रूल अगेन, ठीक है। इन राजाओं को पहली बात तो हराया गया, फिर समुद्रगुप्त ने क्या किया? इन्हीं राजाओं को बोला कि देखो, अब तुम हार चुके हो, अब तुम मेरे मंत्री बनोगे, मेरे गवर्नर बनोगे, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, देखो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। अब देखो, जो एरिया है ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन तुम ही संभालोगे, बस मुझे टैक्स दे देना या मुझे मिलिट्री प्रोवाइड कर देना, दैट्स इट। बाकी तुम मेरे अंडर हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं हो तुम, मेरे अंडर हो, ठीक है। तुम मेरे इवन से मेरे एक वर्कर हो, ठीक है। तुम बस मेरे एरिया मेरे नाम पे संभालोगे, इस एरिया को तुम मेरे नाम पे संभालोगे। तुम्हारा अपना किंगडम नहीं है, ठीक है, तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंट किंगडम नहीं है, बस तुम मेरे एक गवर्नर हो, ठीक है, मेरे एक वर्कर हो, ठीक है, मेरी जॉब पे हो तुम इस एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। द इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग द असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड द नंबर ऑफ गनाज in the northwest, marked in the purple on the map, they brought the tribute, followed his orders and attended his court. अब सीन क्या हुआ? अब मैं आपको बताता हूँ। अब एक है आपके पास इनर स्टेट्स, जो ये वाली स्टेट्स नहीं है जिसमें नेपाल वगैरह आता है, और यू कैन से बंगाल वाला एरिया आता है, असम एंड ऑल, जो ये सारा एरिया जो पीछे लिखा हुआ था। इन एरिया के लोगों ने क्या डिसाइड किया? इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, हमें पता है गुप्ताज बहुत पावरफुल है, इनके साथ लड़ा नहीं जा सकता, हमें इतनी मूर्खता भी नहीं करेंगे कि इनके साथ लड़ने लग जाए। इन लोगों ने बोला देखो, गुप्ता के समुद्रगुप्त को बोले देखो, आप यू आर द सुप्रीम पर्सन, देखो हम आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, आपको क्या चाहिए? समुद्रगुप्ता ने बोला भाई देखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम रेगुलर मुझे टैक्स दो, प्लस तुम मुझे कुछ गिफ्ट्स दो, ट्रिब्यूट्स दो, मिलिट्री दो, बाकी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और तुम मेरी डोमिनेंस और मेरी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करो। मैंने बहुत भारी वर्ड्स कहे, मतलब समुद्रगुप्त ने कहा कि भाई देखो, मैं राजा हूँ, तुम मेरे नीचे आओगे, ठीक है। मैं राजा हूँ, तुम मेरे सबॉर्डिनेट होगे, तुम मेरे नीचे रहोगे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि तुम इंडिपेंडेंट किंगडम्स हो, तुम तो बहुत बड़े होगे, तुम फर्दर फ्यूचर में अटैक करोगे, नहीं।
ठीक है, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं भगवान हूँ तुम लोगों का, और तुम सारे छोटे किंगडम, यू कैन से तुम बहुत छोटे लोग हो, और तुम बस जो जो भी ऑर्डर्स मैं दूंगा उसे एक्सेप्ट कर लेना और मुझे टैक्स देते रहना रेगुलर। और जो भी सारे किंगडम थे उन्होंने बोला सर ठीक है, आप तो बहुत पावरफुल हो, आपको हम रेगुलर टैक्स देंगे, ट्रिब्यूट देंगे, मतलब गिफ्ट्स देंगे एंड ऑल, बाकी बाकी हम आपकी बातें सारी सुन लेंगे, ऑर्डर्स सारे फॉलो करेंगे। समुद्रगुप्त ने बोला वेल डन, ओके डन, आप हमारे एम्पायर का पार्ट बन चुके हो, ठीक है। द रूलर्स ऑफ द आउटलेइंग एरिया marked in blue on the map, perhaps the descendants of the Kushanas and Shakas and the rulers of Sri Lanka who submitted to him and offered daughters in marriage. देखो ये वाला एरिया कौन रूल करता था, शाकाज एंड कुशानाज, बस इतना याद रखो। कुशानाज मैंने आपको बताया ना कुशानाज के बारे में, तो ये वाला एरिया कुशानाज वगैरह रूल किया करते थे। साउथ में हमारे पास कौन था, श्रीलंका, ठीक है। ये जो ये वाले रूलर्स थे इन्होंने भी ये चीज़ देख ली थी कि जो समुद्रगुप्त है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इनके साथ लड़के तो फ़ायदा नहीं है। तो फर्दर इन्होंने क्या डिसाइड कर दिया, जो इनकी डॉटर्स होती थी, इनकी जो बेटियां थी, इनकी बेटियों की शादी करवा दी, किससे, जो समुद्रगुप्ता की फैमिली थी उससे, ठीक है। और इवन समुद्रगुप्ता से भी शादी कर, आई मीन समुद्रगुप्ता के ऊपर नहीं जाएंगे, समुद्रगुप्ता की आई थिंक मदर थी कोई और, नेवर माइंड, बस आप इतना याद रखो, ठीक है, ज़्यादा आप फैमिली लीनिएज में फंस जाओगे, आगे और आनी है और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस इतना याद रखो। जो भी सारे ये कुशानाज वगैरह थे, इन्होंने अपनी जो शादियाँ थी, अपनी बेटियों की जो शादियाँ थी, वो जो समुद्रगुप्ता के एम्पायर में जो प्रोमिनेंट लोग थे उनसे करवाती थी। शादी करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, शादी करने का एक मतलब ये मतलब होता है कि आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया आपने, किसके साथ, पड़ोस वालों के साथ रिलेशन एक्सेप्ट कर दिया। भाई देखो अब क्या होगा, अगर आपने अपनी बेटियों की शादी समुद्रगुप्त से करा दी, मतलब आपने अपनी टेरिटरी वगैरह थोड़ी सरेंडर कर दी है, और यू कैन से आपने एक फ्रेंडली रिलेशन और फ्रेंडली पॉलिसी रख दी है टूवर्ड्स द समुद्रगुप्ता, ठीक है, बस ये मतलब है। इन लोगों ने क्या कराई थी शादी, इन लोगों ने कर दिया था सरेंडर, बीच वालों को बुरी तरीके से हराया गया था। साउथ वालों के साथ भी यही हुआ था, इनको भी हरा दिया था, ठीक है। ओके, जीनियोलॉजीज, अब हम बात करेंगे जीनियोलॉजी, समुद्रगुप्ता के पापा कौन थे, ये कैसी फैमिली लीनिएज चली थी, अब हम उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट करें हम, ओके, समुद्रगुप्ता से हम स्टार्ट करेंगे, ओके वेट अ सेकेंड, कैन आई हैव दिस, नो, ओके, हम समुद्रगुप्ता से स्टार्ट करेंगे। समुद्रगुप्ता से पहले जो ये कैन से गुप्ता एम्पायर था वो इस्टेब्लिश किसने किया था, ठीक है, वो वॉज द फादर ऑफ गुप्ता एम्पायर, इस्टेब्लिश किसने किया था, वो थे चंद्रगुप्त वन, ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ समुद्रगुप्ता वन। समुद्रगुप्त के पापा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त वन। अब ये चंद्रगुप्त वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है जो हमने मौर्यन एम्पायर में पढ़े थे, ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट चंद्रगुप्त। ही इज़ अ चंद्रगुप्त ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, नॉट चंद्रगुप्त ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, दिस इज अ गुप्ता वाला चंद्रगुप्त, गुप्ताज वाला चंद्रगुप्त मौर्य, दिस इज गुप्ताज वाला चंद्रगुप्त वन, ठीक है, ओके। हु वॉज दिस चंद्रगुप्त वन, ये जो हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले वीना एंड पोएट्री, इनका जो फादर, इनका नाम था चंद्रगुप्त वन, इन्होंने सबसे पहले गुप्ता एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। इनको एक टाइटल दिया गया था, कौन सा टाइटल दिया गया था, महाराजाधिराज। महाराजाधिराज इज द यू कैन से वेरी हाई स्टेटस, और यू कैन से द हाईएस्ट टाइटल जो किसी राजा को दिया जाता है, ठीक है। अब फर्दर जो चंद्रगुप्त वन है, उनके फादर कौन है, ठीक है, उनके फादर है घटोत्कच, और यू कैन समुद्रगुप्त के ग्रैंडफादर, दादाजी, समुद्रगुप्त के दादाजी, इनका क्या नाम है, घटोत्कच, ठीक है, घटोत्कच। अब इन्हें इनके लिए कौन सा टाइटल दिया गया था, इन्हें महाराजा का टाइटल दिया गया था, ही वॉज नॉट दैट ग्रैंड, ठीक है। इन्होंने सी लेट मी टेल यू, अब पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। फर्दर घटोत्कच के पापा कौन है, मतलब समुद्रगुप्त के ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ठीक है, वेट, समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, इनका क्या नाम है, श्रीगुप्त, इनका नाम है श्रीगुप्त, ठीक है। यू कैन से समुद्रगुप्त के जो परदादा है इनका क्या नाम है, श्रीगुप्त, ठीक है। इनके लिए भी एक टाइटल यूज किया, दैट इज महाराजा। फर्स्ट ऑफ ऑल गुप्त एम्पायर की नींव किसने रखी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था, श्रीगुप्त ने किया था। फर्दर आपके पास घटोत्कच है, घटोत्कच के टाइम पे भी इतना कुछ हुआ नहीं, बट जैसे ही चंद्रगुप्त वन है इन्होंने काफ़ी एक्सपैंड किया, ठीक है। चंद्रगुप्त ने काफ़ी एक्सपैंड किया। फर्दर जैसे ही उनके बेटे के पास पूरा एम्पायर जाता है, दैट इज समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने बहुत दूर दूर तक एक्सपैंड किया, ठीक है। फर्दर जो सन है ऑफ चंद्रगुप्त, वेट, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के जो बेटे हैं उनका नाम पड़ता है चंद्रगुप्त टू, ठीक है, अपने दादाजी के ऊपर इनका नाम पड़ जाता है, दैट इज चंद्रगुप्त टू, ठीक है, ओके। सो अब बेसिक मुझे लगता है आपको फैमिली लीनिएज पता होगी, किस तरीके से फैमिली चल रही थी इनकी, और समुद्रगुप्त वाज द वन जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स था ऑफ दैट एम्पायर, ओके। अब हम डिटेल में, अभी तो हमने थोड़ी बेसिक फैमिली लीनिएज के बारे में पढ़ा कि भाई कैसे कैसे चल रही थी, अब हम और डिटेल में पढ़ने वाले क्या क्या सिस्टम चला हुआ था, ओके। जीनियोलॉजीज, प्रशस्टीज एंड जीनियोलॉजीज, मेथड्स ऑफ एंसेस्ट्री। अब देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशस्टीज जो होती थी, मैंने आपको बताया प्रेशस्टीज क्या है, काइंड ऑफ पोएट्री टाइप, इंस्क्रिप्शन टाइप। इसमें ये भी बता रखा है कि भाई फैमिली कौन थी, फैमिली चार्ट भी एक्सप्लेन कर रखा है प्रेशस्टीज में, ठीक है। इसी वजह से हमें पता लगता है कि भाई कौन दादा था, समुद्रगुप्त का दादा कौन था, परदादा कौन था, पापा कौन था, फर्दर बेटा कौन है समुद्रगुप्त का, ये हमें जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशस्टीज पता लगता है। ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में हमने पढ़ा, उनके लिए क्या टाइटल यूज़ किया जाता है, महाराजा, अभी हम पीछे पढ़ा, ठीक है। ग्रैंडफादर के लिए भी कौन सा टाइटल यूज़ किया गया था, महाराजा टाइटल यूज़ किया गया था। वेयर एज जो फादर थे, फादर का पहली बात नेम क्या था, चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त वन आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनास्टी टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ये गुप्त एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने जो टाइटल था महाराजा धीराज, इन्होंने यूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे सर ये महाराजा अधिराज थे तो दो टाइटल हो गए, पहले बताऊँ क्या होता है। इनिशियली जो सबसे पहला टाइटल है महाराजा अधिराज का, ये कौन ये किसके पास होता है, ये होता है इनके पास, समुद्रगुप्त के फादर के पास, कौन, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। फर्दर जैसे ही इनकी डेथ होती है और बाद में क्या करते हैं, जो समुद्रगुप्त है वो भी अपने ऊपर ये टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। वो पहले महाराजा वाला टाइटल होता है उनके पास, फर्दर बाद में समुद्रगुप्त भी महाराजा अधिराज वाला टाइटल ले लेते हैं। फर्स्ट पहले इनके पास नहीं होता, बाद में ये लेता है ये टाइटल को, ठीक है। ओके, मदर कुमारी देवी, जो यू कैन से चंद्रगुप्त, वेट आई एम गेटिंग कंफ्यूज विद द नेम। जो समुद्रगुप्त है, जो इनके मदर है, उनका क्या नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुमारी देवी। जो कुमारी देवी है इनकी ये कहाँ से बिलोंग करती थी, ये लिच्छवी गना से बिलोंग करते थे। ये लिच्छवी गना क्या है, अब आपने गनाज के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, और हमने पिछले चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था जो गनाज है वो कब तक एग्जिस्ट करेंगे, वो गुप्ता के टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेंगे। ये उसी गना की बात की जा रही है जो आज गुप्ता के टाइम पीरियड में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने कहा था कि मगधा के टाइम से जो संघाज से चले आ रहे हैं वो गुप्ताज तक चलेंगे, इसका ये मतलब था कहने का। मैं अगैन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, जो समुद्रगुप्त की मदर थी उनकी शादी कहाँ से हुई थी, यू से वो कहाँ से कहाँ उनका से घर था, वो था गनाज में। शी बिलोंग टू अ गना, कौन सा गना होता है, लिच्छवी गना, जो से हमने वज्जी गना के बारे में पीछे पढ़ा था जिसमें बुद्धा और लॉर्ड महावीरा बिलोंग करते थे, उसी गना की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो आपकी कुमारी देवी है और द मदर ऑफ समुद्रगुप्त, शी बिलोंग टू अ गना, स्पेसिफिकली कौन सा गना, लिच्छवी गना, ओके। फैमिलीज राइज टू इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंसेस्टर्स टाइटल द महाराजा राइजिंग द महाराजा धीराज एंड द चंद्रगुप्त, कहने का क्या मतलब है, कुछ जो फैमिली में टाइटल्स थे उसके उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रखा है, ठीक है। टाइटल हायरार्की, सबसे पहले सबसे छोटा टाइटल कौन सा होता है, राजा का टाइटल सबसे छोटा होता है। फर्दर कौन सा टाइटल आता है, महाराजा इज काइंड ऑफ अ मोर ग्रैंडर टाइटल, ठीक है। फर्दर सबसे बड़ा टाइटल कौन सा था जो कि चंद्रगुप्त के टाइम के बाद से फ्लरिश होना स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त कौन है, फादर और समुद्रगुप्त, वो कौन सा था, महाराजा धीराज, ठीक है। जीनियोलॉजीज, अब हम थोड़ी और जीनियोलॉजीज से और फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे, और से फैमिली चार्ट के बारे में और डिटेल में और कुछ डिटेल्स के बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त, ही अडॉप्टेड द ग्रैंड टाइटल महाराजा धीराज लाइक हिज फादर, सेलिब्रेटेड इन द प्रेशस्टी फॉर हिज अचीवमेंट्स, फिगर्स इन द जीनियोलॉजीज ऑफ द लेटर गुप्ता रूलर्स। कहने का बताऊँ क्या मतलब, सीधी सी बात, जो आपके समुद्रगुप्त है इन्होंने भी जो ये टाइटल था महाराजा धीराज का, ये अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से पता लगता है, लेकिन से जो कई सारे प्रशस्तिस है उसमें महाराजा धीराज का जो टाइटल है वो समुद्रगुप्त के लिए यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको बता दूँ मैंने कॉइन्स यहाँ क्यों बता रखे हैं, ये सारे कॉइन्स है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, इसमें यू कैन से जो गुप्ता रूलर्स है जैसे समुद्रगुप्त वगैरह, उनकी यू कैन से स्कल्पचर्स और यू कैन से उनके प्रिंट्स बन रखे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, वन ऑफ द एक कॉइन, आई डोंट नो पीछे वाला कॉइन क्या बताता है, वेट अ सेकेंड, ओके, इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं रखा है, बट एक ऐसा भी यू कैन से कॉइन में एक और एक ऐसा स्कल्पचर बन रखा है, एक ऐसा इम्प्रिंट पड़ा हुआ है जिसमें जो राजा है वो कुछ बजा रहा है, कुछ सितार टाइप बजा रहा है, यू कैन से कुछ वीणा टाइप बजा रहा है। वो कौन राजा होगा, ठीक है, कौन सा राजा वीणा बजाता था, वो थे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को इस तरीके से इंडिकेट कर रखा है गोल्ड कॉइन्स में। लेटर रूलर चंद्रगुप्त टू, ठीक है। अब चंद्रगुप्त टू कौन है, समुद्रगुप्त के बेटा, ठीक है। देखो ये देखो, सी चंद्रगुप्त टू कौन है, समुद्रगुप्त के जो बेटे हैं वो है चंद्रगुप्त टू। अब हम इन वाले चंद्रगुप्त की बात करने वाले, इन वाले नहीं, ठीक है, ये वाला चंद्रगुप्त, ओके। ओके, लेटर रूलर चंद्रगुप्त टू, नो मोर ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। अब इनके बारे में हमें कैसे पता लगता है चंद्रगुप्त टू के बारे में, इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के बारे में, ठीक है, ओके। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू द वेस्टर्न इंडिया एंड डिफीटेड द शाकास। अब देखो, जो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त टू थे, इन्होंने क्या किया था, ये वेस्ट वर्ड्स गए थे। वेस्ट वर्ड्स का क्या मतलब, ये राजस्थान साइड, यू कैन से पाकिस्तान साइड इन्होंने ज़्यादा एक्सपैंड किया था। इन्होंने जो शाकास थे उन्हें डिफीट कर दिया था, ओके। हिज कोर्ट वॉज बिलीव टू बी फिल्ड विद द लर्नड पीपल डिटेल्ड इन चैप्टर, देखो जबकि चंद्रगुप्त टू है, इनका जो दरबार था यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग इन्होंने रखे हुए थे, मंत्री, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग, बहुत ज़्यादा यू कैन से वर्ड 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 शुड आई यूज़ द वर्ड कि मतलब बहुत ज़्यादा वेल क्वालिफाइड लोग
इन्होंने अपने दरबार में रख रखे थे, ठीक है। दिस ब्रेक डाउन हाईलाइट्स द ग्रेजुअल राइज ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड द की कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स रूलर्स। कहने का मतलब ये है कि जो ये कल्चर है और ये जो एक इनसे ट्रेंड है, इसकी वजह से हमें पता लगता है कि गुप्ता कितने प्रेवलेंट हुआ करते थे। अब गुप्ता के बाद जैसे ही गुप्ता एम्पायर खत्म हुआ तो एक और नया एम्पायर राइज किया था। वो कौन सा एम्पायर था? हर्षवर्धना एम्पायर, ठीक है। हर्षा के अंडर ही एम्पायर आता था, हर्षवर्धना एम्पायर, ठीक है। हर्षवर्धन एम्पायर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपको आ रही होगी क्रोनोलॉजी समझ। गुप्ता खत्म हो गई, गुप्ता के बाद अब कौन सा एम्पायर है? हर्षवर्धना एम्पायर, ओके। हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता। अब हर्षचरिता क्या है, हर्षवर्धना क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें कैसे पता लगता है हर्षवर्धना एम्पायर के बारे में, क्या सोर्सेज है, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, सबसे पहले इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, और इंस्क्रिप्शंस और दूसरे कौन से हैं? कॉइन्स, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोग्राफीज। जो हर्षवर्धन है इन्होंने एक नया ट्रेंड अप्लाई किया था, इन्होंने बायोग्राफीज लिखनी शुरू कर दी थी। बायोग्राफीज क्या मतलब? किंग के बारे में बताओ भाई, किंग के का बर्थ कब हुआ था, किंग ने क्या क्या किया था, डायरेक्ट। अब पोएट्री वगैरह कुछ नहीं चलेगी, अब डायरेक्ट बातचीत होगी, ठीक है, कि क्या क्या लिखना था, ठीक है। रिटन इन संस्कृत बाय द बना भट्टा हर्षास कोर्ट पोएट। अब देखो, अब कौन था? सी, जो हर्ष यू कैन से, जो हर्षचरिता थी, यू कैन से, जो हर्षवर्धना थे, इनके इनके बारे में जो बायोग्राफी लिखी गई थी, उससे पहली बात उसे क्या कहा जाता था? उसे हर्षचरिता कहा जाता था। क्या है हर्षचरिता? इट्स द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना, ठीक है। अब ये लिखी किसने थी? बनभट्टा। बनभट्टा वॉज अगेन अ कोर्ट पोएट। इनका काम भी बस पोएट्री था, जैसे पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में हमने क्या नाम था उनका, मैं आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, बड़े पॉपुलर सा नेम था, हर्ष सिन्हा, ठीक है। जैसे हर्ष सिन्हा थे, उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे हमारे पास बना भट्टा थे, ठीक है। हर्ष सिन्हा क्या थे? कोर्ट पोएट, एक आदमी रखा हुआ था, इसका काम क्या है? बस पोएट्री लिखना। सेम गोज टू बना भट्टा। बना भट्टा भी एक ऐसा आदमी था, बस इसका काम भी यही था, तो उन्हें पोएट्री लिखनी है, ठीक है। हर्षास कोर्ट पोएट। इट डिस्क्राइब्स हर्षास जीनियोलॉजी एंड एंड्स विद द एंसेस्टर्स टू द थ्रोन, ठीक है। पहली बात, ये किस में है? संस्कृत में लिख रखी है, ठीक है। ये क्या चीज़ बताती है? डिस्क्राइब्स हर्षाज जीनियोलॉजीज। हर्ष चरिता में ये भी लिखा है कि हर्षा के बाद बेटा कौन है उनका, फर्दर आगे बेटा कौन है, उनकी वाइफ कौन है, डॉटर कौन है, पूरी मतलब जेनेटिक फैमिली चार्ट इसमें बना रखा है और बता रखा है, ठीक है। हाँ, और ये भी बता रखा है कि भाई हर्ष के बाद कौन सा राजा आएगा अगला, असेंड टू द थ्रोन, वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। फर्दर जुआंगजैंग। अब ये जुआंगजैंग, ये भाई साहब आपको चाइनीज़ दिख रहे होगे, वेट अ सेकंड, हाँ ओके। ये जो आपको चाइनीज़ भाई साहब दिख रहे होगे, ही इज़ अ रियली 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ वेरी फ्यूचर परस्पेक्टिव, ठीक है। अब जुआंगजैंग ने क्या क्या काम किया था? जुआंगजैंग एक चाइनीज़ ट्रेवलर थे। कौन थे? चाइनीज़ ट्रेवलर, ठीक है। चाइना से आए थे। क्यों आए थे? बस इनको घूमने का शौक था, इन्हें इंडिया देखना था, इसलिए आगे थे ये। ही स्पेंड टाइम्स एट हर्षास कोर्ट। ये हर्षा, जो हर्षवर्धना है, इनके जो दरबार है, यहाँ पे बैठते थे, बस देखते थे कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। लेफ्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्ष राइन एंड कोर्ट लाइफ, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये भाई साहब आए थे, ये हर्षवर्धना के एम्पायर को देखते थे, किस तरीके से चला हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन, सब चीज़ों को नोट डाउन करते थे, ठीक है। किस तरीके से कोर्ट लाइफ चलती थी, राजा किस तरीके से रहता था, और यू से किस तरीके से दरबार रखता था, सब कुछ का डिटेल अकाउंट ही लिखा करते थे जुआंगजैंग, ठीक है, ओके। हर्षवर्धन, ओके। जीनियोलॉजी एंड सक्सेशन। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन। अब जो हर्षवर्धना है और एक से हर्षा है, ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे अपने फादर के, ये थे सेकंड, ये थे छोटे वाले बेटे, ठीक है। मतलब एक सेकंड नंबर थे टू द थ्रोन, ठीक है। क्या होता है अब, ये राजा कैसे बन गया अगर ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे तो? कि यूजुअली क्या होता था, राजा वही बनता था जो सबसे बड़ा बेटा होगा किसी भी बाप का, ठीक है। अब क्या हुआ, ही बिकेम किंग ऑफ थंसार। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, जब राजा, भाई देखो दो बेटे हैं, तो एक बेटे को एक छोटा सा एम्पायर दे दिया था कि भाई तू उसे रूल कर, बट बाद में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। बिकेम ही बिकेम अ किंग ऑफ थंसार आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर एंड द एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। जैसे ही इनके ब्रदर की डेथ होती है, अब ब्रदर की डेथ का अगले पॉइंट में लिखी हुई है, तो थोड़ा मिसमैनेज्ड है ये पॉइंट्स। कहने का मतलब ये है, जो आपके हर्षवर्धना है, हर्षवर्धना जैसे ही हर्षवर्धना के फादर की डेथ होती है और ब्रदर की डेथ होती है, ये थंसार के राजा बन जाते हैं, ठीक है। थंसार वाज अ, यू कैन से, गुप्ता एम्पायर के, यू कैन से। अब देखो, जो मैंने आपको बताया था ना थंसार, पहली बात मैं आपको लोकेशन ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे थंसार गिवन है, कनौज नहीं, मतलब यहीं कहीं तंसार है, कनौज वगैरह के इसी एरिया में कहीं पे तनौज भी है। वेट ए सेकंड, कहीं और होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं दिया है। वेट ए सेकंड, तनौज 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 तनौज, वेट, थंसार, ये लो, दे यू गो, दिस इज थंसार, ये है थंसार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ का रूलर बना दिया जाता है किसको? हर्ष हर्ष को, हर्ष सेना को यहाँ का रूलर बना दिया जाता है, ओके। वेट अ सेकंड, वेयर डिड आई गो, ठीक है। इनके ब्रदर की डेथ कैसे होती है? ही टुक ओवर द कनौज आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ, ब्रदर इन लॉ। कहने का मतलब है सबसे पहले संसार के राजा है, फर्दर जैसे ही इनके ब्रदर इन लॉ, द रूलर ऑफ द कनौज वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। जैसे इनके जो ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ यू कैन से, जो इनकी जो बहन थी,
इनकी जो बहन के हस्बैंड थे, जैसे उनकी डेथ हो जाती है, भाई किसने डेथ की, किसने मर्डर किया उनका, जो रूलर ऑफ बंगाल है उन्होंने। ठीक है, रूलर ऑफ बंगाल ने जैसे इनके बहन के हस्बैंड को की डेथ की, उसके बाद ये इन्होंने क्या किया, जो कनौज एरिया था वहाँ के रूलर बन गए ये। ठीक है, उन्होंने कनौज को टुक ओवर कर दिया और फर्दर ब्रूटली बंगाल के जो रूलर थे उसे भी हरा दिया। ओके, मिलिट्री कैंपेन्स। अब जो मिलिट्री, देखो इसमें तो बस ये बता रखा है ना कि बंगाल का जो रूलर है उसने मार दिया था, बाकी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको अगले पॉइंट का बता दिया। मिलिट्री कैंपेन्स, ईस्टर्न मिलिट्री कैंपेन्स है। ईस्टर्न रीजन कौन सा है, बंगाल वाला एरिया। ठीक है, लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल एंड वॉज सक्सेसफुल। इन्होंने आर्मी लेके चले गए थे कहाँ, बंगाल वालों को हराने के लिए। ठीक है, ही कॉन्कर्ड मगधा एंड लाइकली बंगाल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तो मगधा वाला एरिया था, बिहार वाला एरिया था, पहले तो उसके ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया था। फर्दर जो बंगाल है, बंगाल के जो राजाज वगैरह हुआ करते थे उन्हें भी बुरी तरीके से हरा दिया था। साउदर्न कैंपेन्स, अब जो हर्षा है इन्होंने कॉन्फिडेंस में आ गया कि भाई बंगाल हरा दिया, मगधा हरा दिया, अब हम साउथ में भी जाएंगे। साउथ में इन्होंने क्या करने का कोशिश की, इन्होंने पलवाज वगैरह को वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इन्होंने चालुक्याज और पलवाज के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, बट ये क्वाइट सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ठीक है, अटेम्प्टेड टू क्रॉस द नर्मदा टू एंटर द डेक्कन, ही वॉज स्टॉप्ड बाय द पुलकाशन टू ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर है दैट इज पुलकाशन, इन्होंने इन्हें बुरी तरीके से हरा दिया था। बाकी हम डिटेल आगे में पढ़ने वाले हैं। जो आप सोच रहे हो सर ये चालुक्य डायनेस्टी के आगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी डायनेस्टीज पुराने टाइम में हुआ करती थी। की टेक अवेज, मतलब क्या हम कुछ मेन चीज़ें हम पूरे यू कैन से हर्षवर्धन एम्पायर से जानते हैं, इस मतलब हर्षवर्धन वर्धन एम्पायर के बारे में। ठीक है, ओके, इन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी वो नॉर्दर्न एरिया और ईस्टर्न एरिया में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपैंड की, बट जो साउथ वाला एरिया उसमें अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाए थे। फर्स्ट पॉइंट ये बताता है। सेकंड, हिज रूल। अब देखो जो ये हर्ष सेना है, जो यू कैन से हर्षवर्धना का जो पूरा एम्पायर है, ये वन ऑफ द मोस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड एम्पायर है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता है इस एम्पायर के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल। ठीक है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंटेड, मतलब क्या क्या चीज़ें हुई थी, कब कब हुई थी, ये हमें डिटेल में पता है इस एम्पायर के बारे में। बाकी सारे एम्पायर्स के बारे में इतने डिटेल में हमें नहीं पता लग पाया है, या तो फिर कई एविडेंसेस हमारे गुम हो चुके हैं, जल चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वेरएज़ हर्षवर्धन इस का एम्पायर वाज वन ऑफ द एम्पायर जिसके बारे में डिटेल्स हमें बहुत अच्छे से पता है। ओके, अब हम बात करने वाले चालुक्यास और पल्लवास के बारे में। अभी हमने पीछे चालुक्यास के बारे में पढ़ा। ठीक है, चालुक्यास अब आप समझ पा रहे होगे थोड़ा। देखो यहाँ पे हर्षवर्धन एम्पायर था। ठीक है, यू कैन से दिस एरियाज ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर, ऊपर वाला। ठीक है, अब हर्षवर्धना जैसे ही नर्मदा को क्रॉस, नर्मदा कौन सी रिवर है, दिस इज द नर्मदा रिवर। जैसे ही नर्मदा क्रॉस करके नीचे जाएंगे तो चालुक्यास इन्हें बुरी तरीके से हरा लेंगे। ओके, बाकी अभी मैं आपको और बता दूंगा कि चालुक्यास ने किस तरीके से हराया था, या आगे और बता रखा है इसमें। ठीक है, अगली हेडिंग्स में पल्लवास, द पल्लवास, चालुक्यास एंड द पुलास पुलकाशिन्स। एक तो मैं इनका नाम नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ। पुलकाशिन्स प्रशस्ति। अभी पुलकाशिन्स प्रशस्ति कौन है, पुलकाशिन कौन थे, पहली बात पुलकाशिन चालुक्यास के यू कैन से रूलर थे। चलो अभी डिटेल में आगे जाएंगे, बट अभी मैं आपको वही बताता हूँ जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में। टू स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, द पल्लवास एंड द चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन द साउथर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो यू कैन से साउथर्न एरिया, साउथर्न इंडिया था, वहाँ पे पल्लवास और चालुक्यास वर द मेन एम्पायर्स, मेन एम्पायर इन्हीं के हुआ करते थे। ठीक है, पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड द कैपिटल। ठीक है, पल्लवास कहाँ कहाँ मेनली एक्सपैंड किए थे, अराउंड इट्स कैपिटल। पल्लवास की कौन सी कैपिटल का क्या नाम था, ये लो, कांचीपुरम। ये है पल्लवास यहाँ पे। ठीक है, पल्लवास की जो मेन कैपिटल कौन सी है, कांचीपुरम। ये जनरली यहीं पे एक्सपैंड किए थे, ज़्यादा बड़ा एम्पायरिंग का नहीं हो पाया था। वेर एज टॉकिंग अबाउट चालुक्यास, अब चालुक्यास का रीजन को क्या क्या कहा जाता है, द यू कैन से इट्स अ रीजन ऑफ दोआब। ठीक है, दोआब कौन सा रिवर है, कौन सा रीजन होता है जहाँ दो नदियाँ बहती है। फर्स्ट इज तुंगभद्रा एंड अदर इज कृष्णा। तो ये यहाँ पे एरिया को क्या कहलाएगा, तुंगभद्रा और इवन से कृष्णा के बीच में जो एरिया है उसे आप चालुक्यन डायनेस्टी का रीजन कहेंगे। ओके, ओके, हाँ, और इस दोआब को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है रायचूर, रायचूर दोआब। जो ये वाला एरिया इन दो रिवर्स के बीच का, इन्हें रायचूर दोआब कहा जाता है। ठीक है, बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड तुंगभद्रा। Aihole and the capital, wait, Aihole, the capital of the Chalukyas, was an important trading center. It developed as a religious center with a number of temples. जो ये Aihole है, Aihole this area, this प्लेस स्पेसिफिकली, ये जो ट्रेड वगैरह है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ट्रेड कैसे हो रहा है, भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने बहुत पहले से पढ़ लिया है। जहाँ कहीं पे भी रिवर होती है, और यू कैन से जहाँ कहीं भी जो यू कैन से आपका टाउन है वो कोस्टल एरिया के पास नज़दीक होता है या किसी ट्रेड रूट के पास होता है, तो वो ट्रेड के लिए
ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। अब देखो ये रिवर में मान लो आई होल से कोई भी सामान आपने कहीं बाहर भेजना है, बंगाल यू कैन से आपने इंडोनेशिया भेजना, तो आराम से यहाँ बोट में डाल दो, रिवर के थ्रू आराम से कोई बोट आ जाएगी और वो सीधा ओशन में जाके इंडोनेशिया पहुँच जाएगी। तो आई होल एक बहुत ज़्यादा एक यू कैन से एक फ्लरिशिंग ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, एक सिटी बन गई थी एट दैट टाइम। The Palwas and Chalukyas frequently raided one another's land, especially attacking the capital cities, which were prosperous towns. कांचीपुरम भी prosperous था क्योंकि कोस्टल टाउन है, ट्रेड अच्छा होता है। तो अब कहने का क्या मतलब है, जो चालुक्य सर पलवा से इनकी नहीं बनती थी, ठीक है, ये लड़ रहे होते थे हमेशा, यू कैन से अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई हो ही रही होती थी इनके इन दोनों के बीच। अब स्पेशली ये लड़ाइयाँ ऐसी नहीं होती थी कि बस थोड़ा बहुत ये थोड़ा इधर पहुँच गया, थोड़ा इधर पहुँच, ये लेजिट ये जो इनकी कैपिटल टाउन्स होते थे ये वहाँ तक पहुँच जाते थे और उनको लूट करना स्टार्ट कर देते थे। मान लो पलवा जाएंगे आईहोल को लूट कर देंगे, अब चालुक्य जाएंगे कांचीपुरम को लूट कर देंगे। तो ये चीज़ बता रखी है इस पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में। ओके, द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर्स द पुलकेशिन पुलाक्षिन। अब देखो मुझे ना प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, थोड़ा साउथ का नेम है इस वजह से। तो ये जो ये पुलकाशिन है, ये वन ऑफ द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर्स हैं। इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, क्या क्या अचीवमेंट्स है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो अबाउट हेम फ्रॉम द प्रशस्ति। अब इनके बारे में हमें कैसे पता लग जाता है, एक प्रशस्ति के थ्रू, ठीक है। कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, ठीक है। रवि कीर्ति कौन है, ही इज़ अ कोर्ट पोएट। अब तक मुझे पता है, आपको पता लग गया होगा कि कोर्ट पोएट का क्या मतलब होता है, कैसा आदमी जो दरबार में बैठा है जिसका काम है सिर्फ पोएट्री लिखना है। तो ये जो कोर्ट पोएट थे किसके, पुलकाशिन के, इन्होंने एक प्रशस्ति लिखी है। तो उसी से हमें पुलकाशिन की जो अचीवमेंट्स है, जो चालुक्यास की अचीवमेंट है, उसके बारे में पता लगता है, ठीक है। दिस टेल्स अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स। अब हमें ये भी बताता है कि भाई इसके पापा कौन थे, पुलकाशिन के फादर कौन थे, फर्दर आगे इनके बच्चे कौन कौन है नॉल, जैसे फैमिली ट्री होता है, ठीक है। पुलकाशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। पुलकाशिन को कैसे किंगडम मिला, उनके अंकल के थ्रू, ठीक है। उनके जो अंकल थे, जो उनका अंकल का किंगडम है वो पुलकाशिन को मिला था। अपने फादर से इन्होंने किंगडम को इनहेरिट नहीं किया था, इन्होंने कहाँ से इनहेरिट किया था, अपने अंकल से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रवि कीर्ति, ही लेड एक्सपेडिशन अलॉन्ग बोथ द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोर्ट्स। जो पुलकाशिन है ये या तो थोड़ा वेस्ट वर्ड्स भी कहते हैं, मतलब थोड़ा गुजरात की तरफ भी इन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया था। और इन्होंने ईस्ट वर्ड्स कहने का मतलब है उड़ीसा वाले एरिया में भी थोड़ा एक्सपैंड करने की कोशिश की थी। मतलब ये फैलना ही, अपना एम्पायर को फैला ही रहे थे। बिसाइड्स ही चेक द एडवांसेस ऑफ द हर्ष। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, जो हर्षा थे, हर्षवर्धना, एक्सक्यूज मी, इन्होंने सोचा था कि मैं थोड़ा साउथ में भी कैप्चर करूंगा एरिया, बट साउथ में कौन थे हमारे पास, चालुक्य रूलर, कौन, पुलकाशिन बैठे थे, ठीक है। जैसे ही हर्षवर्धना नीचे आने की कोशिश करता है, थोड़ा डेक्कन वगैरह एरिया में आना शुरू करता है, वैसे ही आपके पुलकाशिन उनको अटैक कर देते थे, ठीक है। मतलब बढ़िया चेक में रखा हुआ था। जो आपके हर्ष थे वो साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ चालुक्याज, ठीक है। चालुक्य रूलर की वजह से जो हर्ष सेना है वो साउथ में नहीं आ पाए, ठीक है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोम। अब देखो जो ये पोम्स होती है, पोएम्स होती है, जो आपने बोलना है प्रोनाउंस करना कर सकते हैं, जो ये पोम्स है, इसमें एक यू कैन से बहुत यू कैन से कुछ वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करा, कुछ अच्छे ढंग से यूज़ कर रखे, बड़े मतलब सार्कास्टिक और बड़े मतलब बड़े इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने चीज़ें लिखी हुई है। जैसे हर्ष मीन्स हैप्पीनेस, जो हर्ष वर्ड है इसका मतलब हैप्पीनेस होता है, खुशी होता है, ठीक है। द पोएट सेज दैट आफ्टर द डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। जैसे ही हर्ष को हराया गया तो वो हर्षा हर्ष नहीं थे, मतलब जो हर्षा है वो खुश नहीं थे, ठीक है। हर्ष का क्या मतलब, हैप्पीनेस। तो जो हर्षा है वो हर्ष नहीं थे, मतलब वो खुश नहीं थे, ठीक है। Pulkashin also attacked the Palwa king who took shelters behind the walls of Kanchipuram. अब देखो जो आपके चालुक्यास थे, उन्होंने पलवा की जो कि पुलकाशिन स्पेसिफिकली, पुलकाशिन ने जैसे पलवास के ऊपर भी अटैक किया था। पलवास कौन से है, ये जो ये नीचे वाले पलवास हैं, इनके ऊपर भी अटैक किया था। और जो पलवास थे वो भी हारे थे। अब जब हारे थे, इन्होंने एक बड़े ही मतलब एक सटायरिकल और से बड़े सार्कास्टिक में, बड़े ही मतलब मजाकिया तरीके से क्या चीज़ बताई है। जो आपके पलवा किंग थे ये पीछे छुप गए थे, किसके पीछे छुप गए थे, कांचीपुरम की जो दीवारें हैं उसके पीछे छुप गए थे। भाई असलियत में तो नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स ऐसा, बट यू कैन से एक पोएटिक तरीके से, एक बड़े ही फन वे में लिखा हुआ है पोएट्स ने इस चीज़ को, ठीक है। बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। बट जो चालुक्य के ये जो इतनी सारी विक्ट्रीज थी बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड थी, शॉर्ट टर्म थी, क्यों थी अब हम आगे पढ़ेंगे। अल्टीमेटली बोथ द पलवाज एंड चालुक्याज gave way to the rulers belonging to the Rashtrakutas and Cholas dynasty, about which we will study in class 7th। अब क्या होता है, जब ये सब कुछ चला होता है ना, चालुक्य और पलवास होते हैं। अब चालुक्य और पलवास के बाद कोई एक नए यू कैन से नए किंगडम्स राइज करता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यू कैन से जो जनरली चालुक्यस वाला एरिया था वहाँ पे राष्ट्रकूटास आते हैं जनरली, यू कैन से मतलब स्पेसिफिकली जो राष्ट्रकूटास है वो चालुक्य वाले एरिया पे आता है। वेरा जो पलवास वाला एरिया, वहाँ पे चोला डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो दो आपको बेसिक कितना याद रख लो, कहने का मतलब कहाँ है, मैप का है। जो ये वाला एरिया यहाँ पे राष्ट्रकूटास आ जाता है, जो ये वाला एरिया यहाँ पे एक नया किंगडम आता है, उसका नाम होता है चोला एम्पायर, ठीक है। बस बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी हम क्लास 7th में ही पढ़ेंगे, ठीक है।
हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवास। अब देखो, जो ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था हर्षवर्धना के टाइम पे, वेट 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 वेट, नो 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 नो, जो पल्लवास के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से चला करता था, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क था, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिकली। देखो, तीन मेन चीज़ें हैं इसमें। पहली बात, जो थ्रोन यू कैन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी, ठीक है, जो ऑफिसर्स वगैरह की पोजीशन थी वो हेरिडिटरी होती थी। मान लो कोई ऑफिसर है, गवर्नर है, उसका बेटा अगला गवर्नर गवर्नर बनेगा, इसी तरीके से चलता था, ठीक है। वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसर्स। जो एक जो यू कैन से ऑफिसर होता था, मान लो एक आदमी को बोल रखा है भाई तू इस एरिया को कंट्रोल करेगा, इसी को बहुत सारी ड्यूटीज दे रखी होती थी कि भाई तू ही जज है, तू ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तू ही मिलिट्री हेड भी है, इतना से ऐसा सब कुछ होता था यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेंट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब मान लो कोई एक बहुत ज़्यादा अमीर एक ट्रेडर है, ठीक है, अमीर ट्रेडर है, मान लो कोई डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, एक यू कैन से गाँव में, ठीक है, गाँव में जो यू कैन से सरपंच टाइप है, वो कोई डिसीजन ले रहा है, तो वहाँ पे जो सबसे रिच बिजनेसमैन होगा वो सीधा उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। क्यों? अमीर आदमी है भाई, पैसा वगैरह खिला देगा, ये डंडे वगैरह लेके आ जाएगा, ठीक है, बंदों के आई मीन गैंग लेके आ जाएगा कि भाई मारो, इस डिसीजन के अगेंस्ट चलना है। तो बस इतना बेसिक मैंने आपको चीज़ बता दी। पहली बात, हेरिडिटरी पोजीशन होती थी, एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती थी, प्लस रिच लोग, अमीर लोग जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस किया करते थे। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ आर दीज किंगडम administered? As in case of the early empires, the land revenue remained an important source for the rulers, and the villages remained the basic unit of administration. कहने का मतलब बताऊँ क्या? पुराने टाइम में जो यू कैन से लैंड रेवेन्यू है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। जो टैक्स है जो ज़मीन पे लिया जाता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था, ठीक है। एंड द विलेजेस रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो गाँव होते थे वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, ठीक है। गाँव से ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। भाई क्यों चलाएंगे गाँव से एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब गाँव एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होती थी एडमिनिस्ट्रेशन के परस्पेक्टिव से। क्यों भाई? टैक्स भी तो लेना है इनसे, इसी वजह से तो एम्पायर चल रहा है, ठीक है। Kings adopted a number of steps to win the support of the men who were powerful either economically or socially, or because of their political and the military strength. अब किंग क्या करता था? किंग को पता है भाई ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, यहाँ पे एक आदमी इसकी बहुत चलती है, इसका नाम चलता है, कहने का मतलब, ठीक है। बेसिक अगर मैं आपको आज की दिनचर्या की लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है, राजा को पता है यहाँ पे एक आदमी है, इसका नाम चलता है पूरे एरिया में, ठीक है, इसकी बहुत सुनते हैं यहाँ के लोग। तो राजा क्या करेगा भाई, इसको इसको यू कैन से इसको अपना आदमी बना देगा, ठीक है। इसको गिफ्ट्स देगा, इसको ज़मीन देगा, इसको यू कैन से पैम्पर करेगा, ठीक है। पैम्पर इन द सेंस इसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देगा ताकि जो ये राजा का फेवरेट हो जाए, ठीक है। ये जो बंदा है जिसकी बहुत चलती है उस रीजन में, वो राजा का यू कैन से सपोर्टर बन जाए और राजा का जो बेस्ट फैन टाइप हो जाए कि भाई ये है बस राजा हमारा अच्छा। अब इसका क्या बेनिफिट होगा राजा को, ठीक है। ये जो आदमी है जिसका बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है इस एरिया पे, तो ये राजा का सबॉर्डिनेट हो जाएगा, इस राजा का गवर्नर टाइप बन जाएगा, ठीक है। यू कैन से राजा को इस रीजन पे कंट्रोल हासिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वही बात है, पोस्ट वॉज हेरिडेटरी जिसके बारे में हमने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरसेना, जो पोएट थे जो हरसेना पोएट थे, ही वॉज महादंड नायका। अब इनका क्या नाम है? महादंड नायका, और द चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। जो हरसेना के फादर थे, हरसेना, हु वॉज द हरसेना, ठीक है, हु वॉज हरसेना, हरसेना वॉज द कोर्ट पोएट। जो हरसेना के फादर थे ये कौन थे? ये महादंड नायका थे, ये जो एक चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। फर्दर जैसे इनका बेटा हुआ, कौन था, कौन बेटा हुआ? हरसेना हुआ। हरसेना के पास भी सेम ड्यूटीज आ गई, दैट वाज द चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, एग्जैक्टली लाइक हिज फादर, ठीक है। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेज। एक आदमी बहुत सारे ऑफिसेज भी होल्ड करता था, जैसे फॉर इंस्टेंस बिसाइड मैनी बीइंग महादंड नायका, जैसे आपका हर्षसेना है, ये महादंड नायका था, ये चीफ जस्टिस तो था ही, इनको और अलग अलग ड्यूटीज़ भी दे रखी थी। जैसे ही वॉज अ कुमार अमात्य मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एक मिनिस्टर भी थे जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा। एंड संधि विग्रहिका मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ द वॉर एंड पीस। ये किस चीज़ के मिनिस्टर थे? ये वॉर एंड पीस, लड़ाई झगड़े वगैरह के, मतलब यू कैन से डिप्लोमेट टाइप थे हर्षसेना। ओके, मतलब बहुत सारी इनको डेजिग्नेशन दे रखी थी। पहली बात, कोर्ट पोएट तो ये थे ही। दूसरा, यू कैन से एक जुडिशरी भी इनके अंडर आती थी। जुडिशियल मतलब जज साहब होते नहीं है जो डिसीजंस देते हैं कि सही कौन है गलत कौन है, वो भी ये थे ही। थर्ड, ये मिनिस्टर भी थे। कौन से मिनिस्टर थे? मिनिस्ट्री ऑफ वॉर एंड पीस के मिनिस्टर भी ये थे ही, ठीक है। बिसाइड द इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड से इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मान लो वहाँ पे कोई नगर श्रेष्ठी और यू कैन से चीफ बैंकर ऑफ द मर्चेंट ऑफ द सिटी। मान लो कोई चीफ बैंकर है, ठीक है, पूरे एरिया का, ठीक है, वो कोई भी डिसीजन हो रहा है उसमें उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। होता है नहीं कि अप्रोच वगैरह कर सकता है, अप्रोच वगैरह लगा सकता है, इन द सेंस कि कोई डिसीजन लिया जा रहा है वो किसी लो के इन फेवर में है, तो भाई ये बंदा कुछ अपनी पावर का यू गलत इस्तेमाल करेगा और ये डिसीजन चेंज कर सकता है। ये द सर्तवाह सर्तवाह कौन है? द लीडर ऑफ द मर्चेंट्स और द कारवान्स। अब द लीडर ऑफ द मर्चेंट्स कौन थे? जो यू कैन से जितने सारे दुकानदार होते थे उनका जो लीडर होता था, क्या नाम है उनका? सर्तवाह। सर्तवाह, ठीक है। ये भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते थे लोकल एरियाज में। प्रथम कुलिया कौन है? वेट, प्रथम कुलिका,
माय बैड। प्रथम कुलिका कौन है? द चीफ क्राफ्ट्समैन। जो चीफ क्राफ्ट्समैन था प्रथम कुलिका, कहने का मतलब क्या है, जो इनसे जो जितने से क्राफ्ट पर्सन है, ठीक है, जो क्राफ्ट वगैरह करते हैं, यू कैन से कुछ चीज़ें बनाते हैं या बेड वगैरह बनाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, या कुछ कार्विंग्स वगैरह करते हैं, नॉल एंड ऑल, ये सब मिस्त्री टाइप पीपल। तो इनके जो हेड हुआ करते थे, तो वो भी लोकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते थे। हेड ऑफ द कयाक्ष कयाक्ष कयाक था। वेट, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन बेकार है, थोड़ी रिलेटेड टू दिस साउथ नेम्स। कयास्ठास के यू कैन से कयास्ठास कौन होता है? पहली बात, स्क्राइब्स कौन होते हैं? जो इंस्क्रिप्शंस लिखते हैं। इंस्क्रिप्शन कौन कैसे लिखी जाती है? पत्थर के ऊपर जो हथौड़ी मार मार के जो वर्ड्स लिखते हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? वो स्क्राइब्स कहलाते हैं। और इन अ वेरी बेसिक लैंग्वेज, स्क्राइब्स को आप ऐसा भी कह सकते हो। चलिए, स्क्राइब्स तो मैंने वो वाली स्क्राइब्स की बात कर दी जो अशोका के टाइम पे यूजुअली होते थे। अब स्क्राइब्स का मतलब ये भी होता था भाई, जो हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। स्क्राइब्स का मतलब सिर्फ यही है, पत्थर पे लिखना। स्क्राइब्स का मतलब ये भी है कि भाई आप मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने वाले लोगों को भी आप स्क्राइब्स कहोगे। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है, पिछली वीडियोस देखो, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि स्क्राइब्स कौन होता है। वेट, मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? ठीक है, ओके। These policies were reasonable, effective, and but sooner or later, some of these powerful men grew stronger enough to set up the independent kingdoms. जब ये सारे मेन थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, जैसे कुछ क्राफ्ट पर्सन्स के हेड हो गए, मर्चेंट्स के हेड हो गए नॉल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना। और जब ये स्ट्रांग हो गए, इन्होंने अपने अपने एम्पायर्स सेटअप करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अपने एम्पायर सेटअप कर दिए तो मतलब क्या होगा? हर्ष सेना का जो एम्पायर है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये हर्ष सेना भी नहीं कहूँगा मैं स्पेसिफिकली, हम थोड़े पहलवाज के ऊपर बात करते हैं, माय बैड, राइट। जो ये पहलवाज वगैरह का एम्पायर था ये ख़त्म हो जाएगा, ओके। न्यू काइंड ऑफ आर्मी, अब एक नई तरीके की आर्मी का जो सेटअप था वो डेवलप होने लग गया था एट दिस टाइम, ठीक है। लाइक अर्लियर रूलर्स, some of these kings maintained a well organized army with elephants, chariots, cavalry and soldiers. समंतास, आई थिंक ये गुप्ताज के टाइम पे भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट रही थी। ये समंतास होते कौन है? मान लो कोई एक लोकल राजा टाइप, मान लो कोई राजा है, राजा ने एक आदमी को बोल दिया कि भाई सुन, तू तू हमारा मेरा गवर्नर है, ठीक है, इस रीजन को तू पूरा संभालेगा। तेरा काम ये भी है कि तू मुझे मिलिट्री वगैरह भी प्रोवाइड करेगा जब मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। बदले में मैं तुझे ज़मीन दे रहा हूँ, इस ज़मीन पे, इस ज़मीन का रेवेन्यू तेरा, सब कुछ तेरा, बस तूने मुझे मिलिट्री प्रोवाइड करनी जब मुझे ज़रूरत होगी, ठीक है। अब हम लाइन के ऊपर जाएंगे स्पेसिफिक, ठीक है। बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम, ठीक है। ये क्या करते थे? मिलिट्री लीडर्स होते थे, राजा को मिलिट्री देते थे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज, इन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी, इन्हें ज़मीन दे दी जाती थी, ग्रांट ऑफ लैंड, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। अभी क्या कर सकते थे? जो ज़मीन मिली है, ज़मीन में किसान लगा दो, किसान को बोल दो टैक्स दे दो, जो टैक्स है वो किसके पास जाएगा? मिलिट्री लीडर के पास, राजा के पास नहीं, ओके। ओके, दीज मैन वर नोन एज समंताज, इन लोगों को क्या कहा जाता था? समंताज कहा जाता था। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, समंताज ट्राई टू बिकम द इंडिपेंडेंट। अब क्या होता था, कई बार क्या होता था, जो राजा है वो वीक हो जाता था। जब राजा वीक हो जाएगा, समंता क्या करेगा? समंता अपना किंगडम एस्टैब्लिश कर देगा। देखो, समंता के पास तो सब कुछ है, समंता के पास रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है, समंता के पास मिलिट्री, समंता के पास मिलिट्री अपनी है, समंता के पास सब कुछ है एक नया एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए। बट समंता को किसने रोक रखा था? एक पावरफुल राजा ने। अब जब वो पावरफुल राजा हट जाएगा, समंता अपना जो एम्पायर है, अपना जो किंगडम है, वो ईजिली एस्टेब्लिश कर पाएगा, ओके। ओके, assemblies in the southern kingdoms, inscription of Pallavas, wait a second, ये ओके, ये ना थोड़ा मिसमैच हो गया, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली पलवास, यहाँ पे जनरली बात हो रही है हरसेन एंड ऑल की। बट रही बात यहाँ पे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला इज स्पेसिफिक टू पलवास, ठीक है। जो पलवास थे उनके टाइम में किन से कुछ असेंबलीज होती थी, उन असेंबलीज का क्या क्या नाम था? फर्स्ट वॉज सभा, ठीक है, सभा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे उर क्या होता है, ठीक है, उर भी एक टाइप ऑफ असेंबली होती है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्टली हम नगरम के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज एक्चुअली नगरम, ओके। Assemblies in the southern kingdoms. Inscription of the Palwas mention a number of the local assemblies. जो पलवा के इंस्क्रिप्शन है उसमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज के बारे में लिखा हुआ है। वो कौन सी लोकल असेंबलीज है? दिस इंक्लूड्स द सभा विच वॉज एन असेंबली ऑफ द ब्राह्मण। जो सभा है, सभा यूजुअली ब्राह्मण्स के, मतलब बहुत सारे ब्राह्मण्स जब साथ में आएंगे वो सभा बनाएंगे, ठीक है। सभा में सिर्फ ब्राह्मण्स होते थे, बात सुनो, सभा में सिर्फ ब्राह्मण्स होते थे। ब्राह्मण्स का क्या क्या फंक्शन होता था? इरिगेशन, एग्रीकल्चर, मेकिंग रोड्स वगैरह बनाते थे, टेम्पल्स वगैरह बनाते थे। द उर वॉज द विलेज असेंबली फाउंड इन द एरिया वेयर द लैंड। अब देखो, यू कैन से उर एक ऐसे लोगों की असेंबली होती थी जिसमें सिर्फ लैंडलॉर्ड्स होते थे, ब्राह्मण्स नहीं होते थे। इसमें लैंडलॉर्ड्स होते, लैंडलॉर्ड्स का क्या मतलब है? ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है, और वो ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ वही लोग उर का पार्ट बनते थे। एंड नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। नगरम कौन सी क्या होती थी? नगरम होती थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, जहाँ पे सारे जो बिजनेसमैन है वो साथ में आते थे, वो नगरम होते थे, ठीक है। नगरम इज नथिंग बट अ ट्रेड यूनियन। जैसे हमने श्रेणीज के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, उसी तरीके से नगरम जो टर्मिनोलॉजीज है वो साउथ में स्पेसिफिकली पलवास के बीच में यूज़ की जाती थी फॉर ट्रेडर्स का ग्रुप और अ ट्रेड यूनियन। It is likely
that these assemblies were controlled by the rich men, rich and the powerful landowners and merchants, rich लोग वगैरह कंट्रोल करते थे इसे. Many of these local assemblies continued to be function for centuries. और ये बहुत ज़्यादा सालों तक यही सारी असेंबली लोकल असेंबलीज फ्लरिश हुई थी. अब जब मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैन हैं वो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं लोकल असेंबलीज के, वो यही असेंबलीज है. ठीक है, कोई भी डिसीजन होगा, कोई पावरफुल आदमी होगा, वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाएगा. ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स. ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो किस तरह की लाइफ जीती थे, किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल होती थी एंड ऑल. ओके. ओके. Okay, we can catch an occasional glimpse of the lives of the ordinary people from the plays and the other accounts. हमें कैसे पता आम आदमी के बारे में. कुछ प्लेज है, पुराने टाइम में कुछ प्लेज होते थे, नाटक होते थे, उसके बारे में उसको उनके बारे में जानने के बाद हमें आम आदमी के बारे में पता लगता है. ठीक है, कालिदासा इज नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग द लाइफ इन द किंग्स कोर्ट. अब देखो कालिदासा वन ऑफ द यू कैन से एक आदमी थे, यू कैन से ही वाज काइंड ऑफ अ पोएट, और यू कैन से इनकी जो रिटन वर्क्स है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो इन्होंने क्या, कालिदासा ने क्या लिखा है, इन्होंने एक प्ले लिखा है जिसमें जो किंग का कोर्ट है, जो राज दरबार है, उसके बारे में कुछ कहानियाँ लिखी है, कुछ प्लेज लिखे हैं. अब हम उसके बारे में जानेंगे. एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेज इज दैट द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत. जो कालिदासा के प्लेज है उसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो राजा और ब्राह्मण है वो संस्कृत में बात करते थे, वेरा जो आम आदमी है वो प्राकृत में बात किया करते थे. आम आदमी कौन, वुमेन एंड मैन, ये जो बेसिक लोग होते थे, जो आम आदमी, जो ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन्स पीपल होते थे, वो प्राकृत में बात किया करते थे. कहने का मतलब ये है, जो रिच क्लास है, जो यू कैन से प्रेस्टिजियस लैंग्वेज उस टाइम पे संस्कृत हुआ करती थी, और प्राकृत बहुत ज़्यादा लोकल लोग बात किया करते थे प्राकृत में. ठीक है, हिज मोस्ट फेमस प्ले again this tough name, अभिजनना शकुंतलम. अभिजनना शकुंतलम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस. किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, कालिदासा का. उसमें क्या चीज़, एक स्टोरी लिख रखी है, इट्स मोर ऑफ अ रोमांटिक स्टोरी. ठीक है, रोमांटिक स्टोरी किसके बारे में, अ किंग नेम दुष्यंत, एक के राजा जिसका नाम दुष्यंत है, और एक यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला. ठीक है, राजा और शकुंतला, इन दोनों की एक से लव स्टोरी के बारे में लिख रखा है इसमें. और जो शकुंतला थी वो एक ऑर्डिनरी वुमेन थी. ठीक है. ओके, वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिपिक्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ द पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले. अब देखो, ये मैं आपको बेसिक बताता हूँ. जो ये अभिजनना शकुंतलम प्ले है, इससे पहली बात एक राजा है, एक दूसरी विमेन है. ठीक है, इनकी लव स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है. अब इसमें आप सोच रहे होगे कि भाई एक फिशरमैन के बारे में कैसे पता लगता है. देयर इज स्टोरी जो आपकी बुक में दे रखी है येलो बॉक्स में. इस स्टोरी में बताऊँ क्या होता है. एक जो राजा ने रानी को एक रिंग गिफ्ट की होती है, वो एक फ़िश खा जाती है. ठीक है, अब वो फ़िश खा जाती है, वो फ़िश के पास होती है. अब वो फ़िश का है नदी में. अब नदी में जो एक फ़िशरमैन है, एक मछुआरा है, वो उस फ़िश को कैच कर देता है, और उस फ़िश को वो रिंग मिल जाती है. अब जो ये फ़िशरमैन है, यू कैन से जो मछुआरा है, ये राजा के दरबार में जाता है. लॉयल, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा वफ़ादार, और यू कैन से बहुत ज़्यादा काइंड, और यू कैन से ट्रूथफुल इंसान था ये. ठीक है, ये राजा के पास सच्चा आदमी था. ठीक है, ये राजा के एम्पायर में जाता है, बोले सर राजा, ये आपकी अंगूठी एक मेरे को मछली के अंदर से मिली है, तो ये आपकी तो नहीं है. और उसी वक्त यही, जैसे ही लोग एक से दरबार के जो लोग होते थे, और एक से सैनिक वगैरह, सेनापति वगैरह होते थे, चीफ ऑफ द पुलिस, और आई थिंक एक और ऑफिसर बता रखा है, गेट कीपर. ठीक है, गेट कीपर और जो चीफ ऑफ द पुलिस है, वो सीधा गिरफ्तार कर देता है कि भाई नहीं, इसने चोरी की होगी, इसके पास कैसे आ गई ये रिंग. ठीक है, फिर जैसे ही राजा को पता लगता है कि कितना ऑनेस्ट आदमी है, कितना सच्चा आदमी है जिसने मेरी रिंग गिफ्ट कर दी, तो राजा क्या करता है, इसको गिफ्ट दे देता है, बहुत सारे गिफ्ट दे देता है. किसको देता है, फिशरमैन को. अब जो आपके गेट कीपर और पुलिसमैन होते हैं, पुलिसमैन कहते हैं ऐसे, भाई फिशरमैन को, यार ऐसे कर, जो तेरे को रिवॉर्ड दिया ना, थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दे. तो ये क्या करते हैं, जो तीनों लोग हैं, फिशरमैन, पुलिस का चीफ, और जो एक से गेट कीपर है, ये तीनों पैसा बांट देते हैं, और शाम को ड्रिंक पे चल जाता है. ड्रिंक मतलब अल्कोहल कंज्यूम करने चल जाता है, मतलब यारी दोस्ती. ठीक है. ओके, द चाइनीज पिलग्रिम फाक्शान नोटिस दैट द प्लाइट ऑफ दीज दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स. अब हम जानने वाले अनटचेबल्स के बारे में. ठीक है. ओके, मैंने आपको बताया यहाँ पे, वो दिया नहीं है पीपल, चलो ये बाद में बता रखा है. अब फाक्शान, फाक्शान कौन है, अनदर, जैसे जुआंगजैंग पीछे हमने पढ़ा था जुआंगजैंग के बारे में. अब हम जानेंगे फाक्सियान के बारे में. फाक्सियान कहाँ थे, फाक्सियान ने हमें क्या क्या बताया. ठीक है, फाक्सियान ने हमने हमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताया. फाक्सियान लिखते हैं अपने, फाक्सियान वॉज ऑल्सो ट्रेवलर. ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया में इनको कुछ अजीब चीज़ें लगती है. वो कहते हैं कि यार यहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये अनटचेबल्स कहते हैं, और इनको इनको मतलब ये लोग रोज़ क्लैपर्स लेके आते हैं. ठीक है, एक बार मैं पहली बात थोड़ा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ. दे लिव्ड इन आउटस्कर्ट्स. पहली बात, ये शहरों से बाहर रहता है. ठीक है, मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड. ठीक है, जैसे ही कोई एक अनटचेबल मार्केट वाले एरिया में आता है, किसी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में आता है, तो ये एक लकड़ी का पीस बजा के आता है. क्यों आता है बजा के, ताकि बाकी जो आम आदमी है उन्हें पता लग सके कि भाई ये एक अनटचेबल आदमी है, इसको टच नहीं करना, इसकी परछाई ना पड़ जाए किसी के ऊपर. ठीक है, यही सब चीज़ें. ओके, पीपल हर्डिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन्स दैट टू अवॉइड द टचिंग हिम. कहने का मतलब यही कि इससे कोई टच ना हो जाए, इस वजह से ये अपना ये जो लकड़ी है बचा के आता था.
ओके, क्योंकि अनटचेबल कहा जाता है इसे, मतलब अनटचेबल की तरीके से उन आदमियों को ट्रीट किया जाता था। ये हमें फाक्सियान बताता है। अब हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें जानी। पहली बात लैंग्वेज के बारे में कि रिच क्लास एक अच्छी एक संस्कृत बोलती थी, आम आदमी प्राकृत बोला करता था। सेकेंड हमने अभिजना शकुंतलम के बारे में पढ़ा। अभिजना शकुंतलम क्या कहती है, एक से लव स्टोरी ऑफ राजा एंड एंड ऑर्डिनरी वेमेन, और साथ में एक यू कैन से एक मछुआरे के बारे में बताया इसमें अभिजना शकुंतलम में। थर्ड हमें फाक्सियान बताते हैं अनटचेबिलिटी के बारे में, इंडिया में किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती थी। सो ओके, एंड Banabhatta provides us with a vivid picture of a king's army on the move। अब कहने का मतलब है बस इसमें जो बनभट्टा है वो एक चीज़ वो ये चीज़ बताते हैं कि भाई जो आर्मी होती थी उस टाइम पे वो किस तरीके से जाती थी और क्या आर्मी का सेटअप होता था। बस इसमें यही चीज़ लिख रखी है कि आर्मी वाले जब जाते थे साथ में सारी सब्जी राशन सब कुछ लेके जाते थे। जब वो किसी विलेजेस वगैरह में जाते थे, मतलब अपनी किंगडम के विलेजेस में जाते थे, तो बहुत लोग वहाँ पे बड़े वेलकमिंग होते थे, अच्छे से राजा की शक्ल देखना चाहते थे, राजा के साथ थोड़ा बातचीत करना चाहते, बड़े एक्साइटेड लोग होते थे। ठीक है। विलेज हैड टू प्रोवाइड द हॉस्पिटैलिटी। अब देखो, विलेज हॉस्पिटैलिटी कुछ सामान देते थे खाने वगैरह का, गुड़ वगैरह प्रोवाइड करते, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ड्स दही एंड ऑल, ये सब कुछ देते थे। ठीक है। जब भी कभी जो ये आर्मी है मान लो एनिमी के टेरिटरी में जाएगी और एनिमी के किसी गांव में जाएगी, तो वो एनिमी के गांव को बिल्कुल ही इवन से मिट्टी में मिला देगी, मिट्टी में मिला देगी। एलिफेंट्स वगैरह जाएंगे, एलिफेंट्स वगैरह जो घर घुर है वो सारे तोड़ देंगे एनिमी के विलेज के। तो ये बस एक बेसिक सी स्टोरी बता रखी है कि उस टाइम पर अटैक किस तरीके से होते थे, ताकि आप लोगों को पता लग सके, आपके आप मतलब एक स्टोरी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सके कि उस टाइम पे अटैक्स किस तरीके से हुआ करते होंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक स्टूडेंट्स। सो दिस इज द एंड। बाय गाइस।